So, hi everyone, this is Shresht and I welcome you all in our lovely platform PWIIT JAM and CSIR Net. तो जैसा कि आपको पता है हमारा ऑर्गनोमेटालिक्स चैप्टर चल रहा है। सर ऑलरेडी 5 लेक्चर्स ले चुके हैं जिनमें सर ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कशन किया था। ठीक है, आज सर लेके आ रहे हैं लेक्चर नंबर 6 जिसमें सर पढ़ाने वाले हैं मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। हाँ बच्चों, मेटल कार्बोनिल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस बेसिक लेवल के होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस हमारे हार्ड लेवल के होते हैं। तो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ें सीखेंगे, बट वहाँ जाने से पहले हम लोग देखते हैं आज हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मेटल कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है डिस्कशंस, इसका बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद एग्जांपल्स एंड पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट। मैंने लिख रखा है मेटल कार्बोनिल के बारे में। तो अब मेटल कार्बोनिल क्या होता है, तो सबसे पहले मेटल कार्बोनिल में जाने से पहले दो तरीके के हमारे पास अब कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। वहां उस जाने से पहले थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, हमारे पास दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस होने वाले, दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस होने वाले हैं। ठीक है, पहला टाइप का कॉम्प्लेक्सेस कैसा होने वाला है और दूसरा टाइप का कैसे होने वाला है। ठीक है, पहला जो होने वाला है वो होने वाला है होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे, छोटी से छोटी चीज को हम लोग कवर करेंगे, फिर आगे एडवांस क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे हमारे एग्जामिनेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको एक नाम दिया गया है होमोलेप्टिक। ठीक है, क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। और कुछ होते हैं जिनको कहा गया है हेट्रोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, सर ने यहां से क्यों स्टार्ट किया? सर ने यहां से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये जानना बहुत नेसेसरी है। अभी आगे अलग अलग लिगेंड चेंज होते जाएंगे तो उनका पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं होमोलेप्टिक की बात करूं तो होमोलेप्टिक के अंदर जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस आएंगे बच्चों, वो क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेटल होगा और साथ में क्या होंगे, जितने भी लिगेंड्स लगे होंगे सब के सब सेम टाइप के होंगे। यस, सेम लिगेंड, सेम लिगेंड्स। मतलब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो अगर कोई मेटल है, मेटल के साथ अगर हमारे पास कार्बोनिल लिगेंड लगा है तो n नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड ही सिर्फ और सिर्फ इसमें अटैच है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। क्या लिखा है मैंने होमोलेप्टिक में कि हमारे पास मेटल के साथ सेम टाइप के लिगेंड सिर्फ और सिर्फ जुड़े होंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई बच्चों को। अब अगर हेट्रोलेप्टिक की बात करें तो हेट्रोलेप्टिक के केस में क्या होगा, मेटल होगा और साथ में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे, डिफरेंट लिगेंड्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट लिगेंड्स होंगे मतलब एग्जाम्पल मैं ऐसे करके सिंपली लिख दूं, जैसे हमारे पास एम मेटल, कोई भी मेटल होगा, डी ट्रांजिशन मेटल होने वाला है। अभी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे और साथ में इसके साथ क्या होगा, जैसे सपोज करो एक लिगेंड कोई कार्बोनिल है, एन नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड अटैच है। ठीक है, फिर अगर मैं पीपीएस3 लिखूं, पीपीएस3 लिगेंड अभी मैंने पढ़ाया था ना कुछ दिन पहले किसी लेक्चर में, तो पीपीएस3 सपोज करो एम नंबर ऑफ है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कार्बोनिल लिगेंड भी प्रेजेंट है और पीपीएस3 लिगेंड भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोलेप्टिक, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तरीके के हमारे लिगेंड्स प्रेजेंट है। यहां पे क्या है, एक ही तरीके का लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो चर्चा हो गई होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक की। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चीज पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि ये कार्बोनिल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है मैंने क्या बता रखा है, कार्बोनिल, कार्बोनिल लिगेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं और इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इससे एसोसिएटेड कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से यहां बन सकते हैं। अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं तो ये सिंपली हमें नजर आता है सी डबल बॉन्ड ओ के फॉर्म में नजर आता है। इसके ऊपर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 है। तो अगर हम इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर देखें, नॉर्मली अगर हम कार्बोनिल की बात करें तो हमको ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, देखो अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। कैसे? अच्छा, यहां पे थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं। यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे ऐसे बनेगा। हाँ, ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 6 ये है। दो इसने कार्बन के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 5 6 7 8। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। मतलब कहने का क्या है? मतलब ये कहने का है कि अगर क्या करना है, हमें इसको डोनेटिंग एबिलिटी इसकी देखनी है। मतलब अगर कार्बोनिल हमारा क्या करे, हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करना चाहता है, या इसको मैं कैसे, मैं अभी तक आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल वगैरह पढ़ाया हूं ना, तो उसमें मैंने क्या बोला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, ये कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने। ठीक है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता है। अभी तक हम लोगों ने क्या कर रखा था, हम लोगों ने ऐसे ही सब जगह काउंट किया था। जब भी हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे अपने कॉम्प्लेक्सेस के, तो हम लोग कार्बोनिल का कंट्रीब्यूशन कितना लेते थे? 2 इलेक्ट्रॉन का लेते थे। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आती है, अच्छे से समझ में आती है। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे नाम लिखता हूं मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल। ठीक है, अब अगर हम मेटल कार्बोनिल्स की बात करें तो हमारे दिमाग में पिक्चर आती है, सबसे पहले मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होगा और उसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही होगी? कार्बोनिल लिगेंड के साथ हो रही होगी। बट ये चीज फॉर्म होने से पहले बहुत सारी कहानियां जुड़ी होती हैं, बहुत सारे बॉन्ड इधर उधर हो रहे होते हैं। सबसे पहले हम वो जानते हैं कि हमारा कार्बोनिल कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि हमारा जो कार्बोनिल है वो C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर अभी बाकी हैं। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक बॉन्ड और फॉर्म कर रहे हैं, एक बॉन्ड और फॉर्म कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये कार्बन है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके स्ट्रक्चर हो रहा है। बट आपको ये नजर आ रहा है कि क्या भाई, कार्बन क्या कोशिश कर रहा है? कार्बन ये कोशिश कर रहा है उसके 4 बॉन्ड बन जाएं और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, बट वो करने के चक्कर में क्या हो गया? ऑक्सीजन की ज्यादा वैलेंसी हो गई। मतलब क्या है, अगर हमें इसको सेटिस्फाई करना होगा तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ये बात हमको समझ में आ गई। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब ये है इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर देना पड़ेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पता है कार्बन के पास अभी देखो वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हम इसको थमा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने इसको थमाया तो अब की बार क्या हुआ? अब की बार ये हुआ कि ऐसे करके आया, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज। इधर क्या थे? 3 बॉन्ड थे, और ऐसे करके इधर क्या हो गया? इधर यहाँ पे 2 लोन पेयर और प्लस चार्ज। अब आप देख सकते हो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो कार्बोनिल लिगेंड हमारा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। और हमें एक बात क्या नजर आ रही है? कार्बोनिल लिगेंड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे हमें ये नजर आ रहा है कि कार्बन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो अब ये क्या करेगा? अब यही जो कार्बोनिल के, ये जो कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है बच्चों? ये करता है मेटल्स को अपने दे देता है ये इलेक्ट्रॉन, और क्या करता है? वैसे ही मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनाता है। मतलब क्या है? मतलब ये भले ही ये है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, बट आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि जो हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो पहले क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं? सिग्मा डोनर लिगेंड के जैसे। एक चीज हमेशा याद रखो, ये नोट हमेशा याद कर लो कि एवरी लीगेंड इज
सिग्मा डोनर फर्स्ट। सबसे पहले कोई भी लीगेंड क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है। ये वाली लाइन अपनी अपनी कॉपीज में नोट कर लो। कोई भी लीगेंड हो, चाहे वो पाई एक्सेप्टर लीगेंड हो, वो भी सिग्मा डोनर के जैसे पहले बिहेव करेगा। अब ये कैसे बिहेव करेगा वो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा डोनर के जैसे कैसे बिहेव करेगा, हमारे पास क्या था, कार्बोनिल लीगेंड था, ऐसे करके ये 3 बॉन्ड प्रेजेंट थे ऐसे, ठीक। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, अब इस बार क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये कंट्रीब्यूशन कहाँ होगा बच्चों, ये कंट्रीब्यूशन होगा मेटल के डी ऑर्बिटल में, ठीक है। ये क्या करेगा, मेटल को कंट्रीब्यूट कर देगा, मेटल को कंट्रीब्यूट कर देगा पहले, और क्या फॉर्म कर देगा, एक सिग्मा डोनर, मतलब सिग्मा डोनर के जैसे बिहेव करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया किसका, मेटल कार्बोनिल का। बात समझ में आई, कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमारे पास क्या बन रहा है, मेटल और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बना, फिर से देखो, जो इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसने इसको डोनेट कर दिए, और डोनेट करने के बाद क्या एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया जिसको हमने बोला सिग्मा बॉन्ड, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, कॉपी में नोट कर लो। अब ये सिग्मा बॉन्ड तो यहां बन गया, ठीक है। अब हमें ये बात नजर आ रही है, क्या चीज नजर आ रही है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड में ये जो तीसरा बॉन्ड बना है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये हमारा एक टाइप का पाई बॉन्ड है, ठीक है। जब ये हमारा एक टाइप का पाई बॉन्ड है, मतलब क्या है, यहां पे पाई ऑर्बिटल रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके बनाऊं, स्प्लिटिंग बनाऊं, तो यहां ये पाई ऑर्बिटल रहे होंगे, पाई बीएमओ, ठीक है, पाई बीएमओ रहे होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर कोई भी स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग हुई है पी ऑर्बिटल्स की, पाई ऑर्बिटल्स की, तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेंगे, और साथ के साथ उसके क्या बनेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ भी बनेंगे, ठीक है। ये सब आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीख लिया होगा अभी तक, है ना, साइड बाय साइड केमिकल बॉन्डिंग चल रही थी, वो आपने सीख लिया होगा। जब इसमें क्या होगा, पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, हमको पता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हमारा कार्बोनिल या फिर सीओ लिगेंड जो होता है, उसका अगर हम एमओ डायग्राम देखते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, ये वैकेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, वैकेंट पाई स्टार, ठीक, वैकेंट पाई स्टार होते हैं। अब वैकेंट पाई स्टार के वजह से क्या होता है, यहां पे मेटल को मौका मिल गया कि उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी थी ना, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये क्या करे, बैक बॉन्डिंग करे। हाँ, अब यहां पे क्या होने लगेगा, बैक बॉन्डिंग होने लगेगा। और बैक बॉन्डिंग कहां से कहां होगी, ठीक है, यही इस चीज का फायदा उठाता है हमारा क्या, हमारा जो मेटल है वो फायदा उठाता है, किसका फायदा उठाता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का। क्या, पाई स्टार एबीएमओ प्रेजेंट इन सीओ, ठीक है, पाई स्टार एबीएमओ प्रेजेंट इन सीओ, क्योंकि हमको पता है ये जो बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड है। और जब हम लोगों ने एमओ डायग्राम में भी पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो हमने ये देखा है पाई जो बीएमओ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, बट हमारे जो पाई स्टार होते हैं इसके इसके रिस्पेक्टिव, इसके कॉन्सिक्यूटिव जो भाई अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्लिट हुआ है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो पाई स्टार यहाँ पे वैकेंट होते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना, तो पाई स्टार यहाँ पे वैकेंट होते हैं। वो वैकेंसी का, वो खालीपन का फायदा उठाता है कौन, मेटल। और मेटल इस बार क्या कराएगा, मेटल गिव्स its electron density back in pi star of CO ligand। हाँ, और इसी फेनोमेना के वजह से, इसी फेनोमेना के वजह से हमारा जो कार्बोनिल लिगेंड है ना, वो क्या कहलाता है,
पाई एक्सेप्टर लीगेंड, क्योंकि वो क्या है, अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि वो चाह नहीं रहा है, वो चाह नहीं रहा है, क्यों नहीं चाह रहा है मैं अभी वो चीज एक्सप्लेन करूंगा। क्यों यहां इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहता है, क्या, कार्बोनिल, क्योंकि अगर कार्बोनिल यहां पे इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंस होंगे। वो खुद को अपना, मतलब कहने का मतलब है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना घर तोड़ रहा है। यस, अभी वो चीज एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले ये समझो कि यहां पे ये क्या हो रहा है, यहां पे क्योंकि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली हैं तो मेटल उसका फायदा उठाता है और इसके घर में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो वो किस फॉर्म में देगा, वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में देगा। हाँ बच्चों, ये जो बैक बॉन्डिंग है वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में होगी। ठीक, ये बात हमें समझ में आती है। अब अगर ये क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इसका दूसरा नाम दिया जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग। बस यहीं तक जो था वो था। इससे हमें पता चल गया कि कैसे मेटल कार्बोनिल हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पहले हम लोगों ने देखा कार्बोनिल लिगेंड कैसे बनता है, फिर हमने देखा पाई और पाई स्टार में पाई तक फिलिंग होती है कार्बोनिल लिगेंड की। भाई इलेक्ट्रॉन फिल करो ना, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मिलकर जब फिल होते हैं एमओ डायग्राम में, तो हमारे पास क्या होता है, पाई स्टार वेकेंट होता है। और इस वैकेंसी का, इसके घर में ये कमरा खाली है, तो यहां पे क्या करता है, अपना जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, भाई बैक क्यों बोला, बैक इसलिए बोला क्योंकि इसका काम था लेना। भाई इसने लिया था, लिया कहां से था, कार्बोनिल से लिया था और सिग्मा बॉन्ड बना के बैठा था। बट अब की बार इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो भाई जिससे ले रहे हो उसी को दे रहे हो, तो पीछे से काम कर रहे हो ना, मतलब बैक डोनेशन कर रहे हो ना, तो इसलिए नाम हो गया क्या, बैक बॉन्डिंग था। तो इसका जो साइंटिफिक टर्म है वो दिया जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, और साथ में इसको क्या बोला जाता है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई यहां तक। ठीक है, अब जब ये बात क्लियर हो गई तो इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें ये बात पता चलती है कि क्या, मेटल हमारा जुड़ चुका है, मेटल हमारा जुड़ चुका है, कार्बोनिल से ऐसे करके जुड़ चुका है। ठीक, ये एक बात हमें समझ में आती है, मेटल हमारा कार्बोनिल लिगेंड के साथ जुड़ चुका है। और यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, जैसे ही इसके पाई स्टार में, यहां पे मैं अगर यहां पे लिख दूं पाई स्टार ऐसे करके ऑर्बिटल्स बना दूं, पाई स्टार ऐसे बने होंगे ना, तो मेटल जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो किस में ऐसे करके डाल रहा होगा, पाई स्टार में। ठीक है, तो पाई स्टार में जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल रहा होगा तो मतलब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन कहां पे, मेटल और कार्बन के बीच में क्या, भाई यहां पे अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे रहा है तो क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में, बहुत धीमे धीमे अच्छे से समझना, मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई होगी, इंक्रीज कर गई होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे रहा है और यहां पे क्या, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। नया बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब ऐसे, यहां पे एक बॉन्ड और ऐसे करके बनना स्टार्ट हो गया होगा, किसके साथ, कार्बन के साथ। और एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा होगा, एज अ कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है, भाई कार्बन अपनी 4 ही वैलेंसी तो रख पाएगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब ये बॉन्ड एक नया फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग वाला बॉन्ड, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो ओरिजिनल एक बॉन्ड जो पहले बना था वो क्या होगा, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, मेटल कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सिक्वेंस है। अभी मैं बताऊंगा कि कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, किस रेशियो में बढ़ेगा, किस रेशियो में घटेगा, क्या होता है बढ़ाने वाली चीजें, क्या होती हैं घटाने वाली चीजें, सब अभी क्लियर करेंगे। पहले क्या करो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। और क्या हो रहा है, साथ में वीकनिंग हो रही है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन की। कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड ऑर्डर था ना, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब
मतलब क्या है, अगर मैं कार्बोनिल मतलब कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं, यहां मैं सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, यहां मैं बॉन्डिंग शो कर रहा हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड विल ब्रेक। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड्स क्या कर रहे होंगे, ब्रेक कर रहे होंगे। और अल्टीमेटली अगर मैं ये चीज अगर होती रही आगे चल के, तो क्या बन जाएगा, अब की बार मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड रह जाएगा, है ना। ये बात हमें समझ में आई। अगर ऐसा हो गया तो आप इसको इनिशियल कंडीशन से देखो, इनिशियल कंडीशन से हमें क्या नजर आ रहा है, इनिशियल कंडीशन से हमें यह नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या हो गया, मेटल कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं, मेटल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, जो कि चेंज होके क्या हो गया, मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। मतलब क्या हो गया, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, इसका कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि हमारी क्या बढ़ गई, इसके बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक, ये बात हमको समझ में आ गई, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हुई, स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि मेटल कार्बन के बीच का क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। हमको पता है अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो हमारे पास जो आता है ऑर्डर, वो ये आता है, सबसे ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है क्या, एक कॉन्सिक्वेंस हमको पता है बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का क्या पता है, बॉन्ड लेंथ का, कि जैसे जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, मतलब सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाता है, ये सब तो बेसिक है ना। जब हमारा सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है वहां पे, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन का केस आता है। ठीक है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये बात हमको पता है। क्यों, तो यहाँ पे क्या होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या है, मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड था, तो मतलब वो बड़ा था, लंबा था, क्या था, लेंथ में ज्यादा था। और ये मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, डबल हो गया, तो वो कंपैरेटिवली छोटा हो गया। जब कोई चीज छोटी हो गई तो उसमें न्यूक्लियर होल्ड ज्यादा होगा, न्यूक्लियर होल्ड ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, इसीलिए स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है। ठीक है, ये बात समझ में, एक से चीजें दूसरे से रिलेटेड है। अब अगर हम यहां पे बात करें, ये हमने ये तीन चीज बात कर ली किसके रिस्पेक्ट में, मेटल कार्बन के केस में। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं बात करूं यहीं पे, अगर मैं दूसरी बात करूं, क्या कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पहले क्या था, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता था। फिर क्या हो गया, जब ये बैक बॉन्डिंग का फेनोमेना हो गया, अभी हम लोग समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कितना एक्सटेंट तक हमारा क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी हम देख रहे हैं कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, फिर क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमको पता है ये चीज क्यों हो गई, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है क्योंकि आपको पता है जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आता है BMO माइनस ABMO बाय 2। मतलब आप क्या कहते हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों को माइनस करते हो और डिवाइड बाय 2 करते हो तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आता है। ठीक है, अब ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में चीजें बढ़ रही हैं, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, अभी इलेक्ट्रॉन भूल जाओ, ये समझो ये x माइनस वाई है, तो अगर ABMO की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इस क्वांटिटी का इंक्रीमेंट होगा, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, छोटी हो जाएगी।
हाँ बच्चों, जब ये क्वांटिटी छोटी होती जाएगी तो इसका मतलब क्या है, हमारा बॉन्ड ऑर्डर में फर्क आ रहा है। नहीं समझे? समझो ऐसे, अगर मैं कहूं 10-8/2, तो 10-8/2 क्या होगा, देखो 10-8/2 करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा 6/2, मतलब 3, मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था। ठीक, नहीं सॉरी, 10-8 क्या होगा, 2 होगा। हाँ ये ऐसे ऐसे, 10-8 ना लो, चलो इसको और छोटा ले लो, क्योंकि 8 अभी ले लेंगे उससे, ठीक है। 10 ले लो 4 ले लो, ठीक है। 10-4/2 मतलब बॉन्डिंग में हमारे 10 थे और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 4 थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10-4 कितना होता है, 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, एंटी बॉन्डिंग में और इलेक्ट्रॉन डाले, जो कि हमारा कॉन्सिक्वेंस कहाँ का है, बैक बॉन्डिंग का है। मतलब अब की बार सपोज करो कि बॉन्डिंग में अभी भी 10 रहे होंगे, बट एंटी बॉन्डिंग हमने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो 4 का बढ़ के क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10-6 कितना होता है, 4 होता है, और 4/2 अगर हुआ तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, और यही कॉन्सिक्वेंस है। देखो पहले 3 बॉन्ड ऑर्डर हुआ करता था, जैसे ही हमने इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में बाहर से बैक डोनेशन करवा दिया मेटल से, तो क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया, बॉन्ड ऑर्डर घट के क्या हो गया, 2 हो गया। तो कार्बोनिल तो कभी ये चीज नहीं चाहता, बट क्योंकि ये फिनोमिना होता है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। और यहां पे अगर हम बात करें, हम क्या कहें, हम यहां पे अपने इक्वेशन लिखें जैसे ऊपर लिखी है हमने, कि 3 तरीके की कंडीशन क्या बनेंगी, तो यहां पे हमें नजर आ रहा है क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो घट रही है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों घट रही है, पहले लिख देता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, घट रही है। किसके केस में, सीओ के केस में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी के केस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, फिर बॉन्ड ऑर्डर यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज हो रहा है, पहले 3 था फिर क्या हो गया, 2 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है। ये बात हमको समझ में आ गई। फिर अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ का केस क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर होल्ड ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो पास में रहेगा, पास में रहेगा इन अ सेंस मतलब वो छोटी बॉन्ड लेंथ ऑक्यूपाई करेगा। जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे लंबा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा, ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उसमें होते हैं, सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। इसीलिए इसी की एक कंडीशन है, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसलिए अभी जब एनालिटिकल केमिस्ट्री वगैरह जब पढ़ाई थी मैंने, तो उसमें कहीं कहीं अगर इनर्ट गैस लिखा था तो स्लैश में N2 भी लिखा था, क्योंकि N2 एक हमारी ऐसी गैस है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करती है और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। इसका मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड की जो टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा स्टेबल वाली है, काफी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये बात तो अलग की बात थी, चीजें क्लियर हो गई। फिर यहां पे एक पॉइंट और क्या लिख दूं, बॉन्ड लेंथ लिख दूं, बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो यहां पे ट्रिपल से डबल जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस यही 3-4 चीजें आपको समझनी है। अभी एक फॉर्मूला दूंगा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी और सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस वहां जाने से पहले ये सब चीजें अच्छे से नोट कर लो। तो आगे हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस टाइप। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर तो हम लोग निकाल लेंगे, बट यहां जाने से पहले हम लोग क्या एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट सीखता हूं, और यहां पे मैं एक ऐड कर देता हूं। ठीक है, एक स्लाइड ऐड कर देता हूं, और यहां पे क्या करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये फॉर्मूला उठाया गया है, वहां पे हम लोग डिराइव करेंगे, देखेंगे क्या है कैसा है। ठीक है, तो वहां पे एक फॉर्मूला आता है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई √k/म्यू। ठीक, ये आता है।
यहां पे क्या चीज क्या सिग्निफाई कर रही है, जो हमारी यहां पे ये जो V है, अगर हम इसको बात करें, वेयर इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारी, ये हमारी है स्ट्रेचिंग, ये है हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारी, ये है हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि अभी हम लोग आगे सीखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सब में यूजफुल होने वाला है। इनऑर्गेनिक में तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। ये हमारे किसके साथ हमें रिलेशन देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और रिड्यूस मास के साथ। मतलब ये जो हमारा के होता है, इसको वैसे तो बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, बट इसका दूसरा टर्म क्या होता है, इसका दूसरा टर्म होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात हमें क्लियर हो गई। तीसरा, अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू क्या होता है, हमारा रिड्यूस्ड मास। इसका कुछ खास फर्क हमें यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे मेनली। तो अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यहाँ दो टर्म और आने वाले हैं आपके सामने। क्या वो दो टर्म आने वाले हैं? अगर मैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो दो टाइप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे सामने, दो टाइप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी जिससे हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी, किसके किसके बीच का बॉन्ड होगा, हमारे होगा मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा किसके किसके बीच का होगा, हमारा होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होगा। हाँ, तो इन दोनों की क्या करना होगा, हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। किस बेसिस में फाइंड करेंगे, वो चीज अभी हम लोग देख चुके हैं। क्या हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, घट रही है ना, तो उसी से हम लोग आइडिया लगाएंगे और एक रफ आइडिया से पहुंचेंगे आंसर की तरफ कि हमारी क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि घट रही है। फिर एक क्वेश्चन आएगा वैल्यूज के ऊपर, तो वैल्यूज क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे आपस में कंपेयर करेंगे और चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली दो क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आने वाला है, एक मेटल कार्बन की क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करने वाले हैं और एक कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करने वाले हैं। ठीक, ये बात हमें क्लियर हो गई। फिर दूसरी चीज, अगर मैं के की बात करूं, के क्या है हमारा, फोर्स कांस्टेंट यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अगर मैं के की बात करूं, यहां पे मैं के की बात करूं तो के क्या हो सकता है, के दूसरी दो तरीके से हो सकता है। कैसे, एक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा, एक बॉन्ड ऑर्डर घट रहा होगा, है ना। पीछे हम लोगों ने कंडीशन दो देखी थी ना, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर घट रहा था। तो फोर्स कांस्टेंट भी दो तरीके का हो सकता है बच्चों। फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या, हमारा बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो फोर्स कांस्टेंट हमारा हो सकता है इंक्रीज हो सकता है फोर्स कांस्टेंट हमारा डिक्रीज हो। किसके टर्म्स में, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, ये हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। अगर हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, के की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या घटेगी तो क्या होगी, के की वैल्यू भी घटेगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ये बात हमको पता है। बॉन्ड ऑर्डर जब हमारा बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कब घटेगी, जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। ये बात भी हमको पता चल गई, हम लोगों ने पीछे सीखी थी। तो इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरा काम क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। फिर सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन इस टाइप के आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, ठीक। पीवाईक्यू क्वेश्चन, इसको गौर से देखो क्या लिखा है। ऑप्शंस भी थे 4, मैंने नहीं लिखे, ठीक है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। क्या लिखा है, फाइंड ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर हमें निकालना है, बट इस क्वेश्चन से हम लोग और बहुत सारे ऑर्डर भी निकाल लेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारे ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। बट वहां जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना वही पुरानी क्लास याद करते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। देखते हैं कि हमारे सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो स्टेबल है, और ये सब चीजें हम उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और यहां पे मैंने पहला कंपाउंड लिया, और इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है,
MnCO6+, ठीक। तो Mn हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन देता है, D5S2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे, प्लस हमें क्या पता है एक कार्बोनिल कितने लिगेंड, एक कार्बोनिल हमारे कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितना देगा, 6 × 2 12, ठीक, 6 × 2 लिख देता हूं, ठीक। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब क्या है, इसने सॉरी यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब क्या किया है, एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। ये चीज हम लोगों ने सीखी थी, = 0। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये चीज ऐसे, क्योंकि मैंने ये भी सिखाया है वो भी सिखाया है कि हमारे पास इतने का तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, = वहां पे क्या है, ऊपर प्लस चार्ज है, तो +1 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। बात वही है, ये +1 जब इधर घूम के आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझा करो, बहुत ज्यादा उलझा मत करो, ठीक है। अब यहां ऐसे लिख के आ गया तो तुम घबरा जाओगे। अभी सर कह रहे थे कि प्लस है तो प्लस नहीं लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखना है, रटोगे तो हमेशा फेल होगे, कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे। सर ने क्या बोला, प्लस का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, उसने अच्छा काम किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिविटी आई है। अब एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में माइनस होना चाहिए, है ना। तो अगर इक्वल की इधर साइड भी लिखेंगे तो जब ये इधर आएगा तो माइनस ही तो होगा ना बेटा, वही चीज है सर बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। इसको अगर हम काउंट करें तो कितना आएगा, 7 + 6 2 जा कितना होता है, 12। ये इधर आएगा -1, कितना हो जाएगा, देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ गई। इसकी बात करें, ठीक है, ये कहाँ आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 3 3 2 5, मतलब इसके 5, ठीक, प्लस डायरेक्ट करूंगा 6 × 12, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहां -1 है तो ये क्या, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट में +1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 12 + 5 कितना होता है, 17, + 1 कितना आ गया, 18 आ गया। या ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है। ये क्या है, क्रोमियम, कार्बोनिल का होल 6, ठीक है। ये किसके बाद आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर उसके बाद क्रोमियम, मतलब 4 2 6, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस एक कार्बोनिल हमें 2 देता है तो 6 कार्बोनिल कितने देंगे, 12। कोई चार्ज नहीं है तो इसको ऐड कर लो, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो हमने पहले तो ये देख लिया कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तीनों तीनों इक्वली स्टेबल है, ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम बात इक्वली स्टेबल, मैंने क्यों बोला, अब तुम लड़ने लगोगे सर ये स्टेबल इक्वल कैसे हो गई, बट यहां पे मैं किस टर्म में बोल रहा हूं, क्योंकि ये तीनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रही हैं तो अपने आप की सबसे स्टेबल फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रही हैं। समझे अब बात, ठीक है, बातों की गहराई समझा करो, ठीक। तो ये बात हमें समझ में आ गई, तीनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये है कहने का हमें ऑक्सीडेशन नंबर की अब बात करनी पड़ेगी। भाई ऑक्सीडेशन नंबर का क्या खेल है यहाँ पे, बिल्कुल खेल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किसकी निकालते हैं, मेटल की निकालते हैं, और मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। हाँ, अगर हमें क्या पता चल गई, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी पता चल गई, मेटल की पता चल गई, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, ठीक। जब हमें पता चल जाएगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है तो हम लोग ये पता लगा लेंगे कि जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भाई यही बात हो गई कि एक घर खाली पड़ा है, कमरा खाली पड़ा है, अब एक बंदा है जिसके पास सामान कम है तो वो उतना ही सामान तो रखेगा जाके वहां पे, और एक के पास लगेज बहुत ज्यादा है तो वो उतना रखेगा जाके। वही चीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ है, पाई स्टार ऑर्बिटल तो कार्बोनिल के पास उतने ही है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, बट यहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी अलग अलग है मेटल की। जब ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी तो बैक डोनेशन अलग अलग होगा, जब बैक डोनेशन अलग अलग होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी, बॉन्ड ऑर्डर भी अलग अलग होगा, है ना। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यस। तो वही चीज है, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालने पहुंचे तो हमें नजर आया जो हमारा कार्बोनिल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसके ऊपर खुद का तो कोई चार्ज होता नहीं है,
जब उसके ऊपर खुद का चार्ज नहीं होता है तो मतलब क्या हो गया, Mn के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। हमें बात समझ में आ गई भाई। इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे ना, MnCO6 प्लस लिखा है, इधर दिख रहा है किनारे वाला, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो Mn की जगह x रखो, ये क्या है, 0 है, हमको पता है, इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, +1। तो x के ऊपर क्या आ गया, +1, मतलब m क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई। तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि m के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, Mn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वेनेडियम के क्या है, ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और क्रोमियम के ऊपर क्या है, 0 चार्ज है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या, फजान रूल टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, वो सब लगेगा। तो हमें ये पता है कि पोलराइजिंग पावर हम लोग कैटायन के बेसिस में देखते हैं और पोलराइजेबिलिटी हम लोग किसके, एनायन के बेसिस में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये हम देखो, इसको दो फंडे समझा जा सकता है। पहला फंडा पोलराइजेबिलिटी का है, ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना उसका डी ऑर्बिटल मोटा होता जाएगा, है ना, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ गया। ये बात क्या कैसे डोनेट कर रही है, ये ऐसे कर रही है कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़े डी ऑर्बिटल और उतना मोटा हुआ, मोटा हुआ तो मोर पोलराइजेबल हुआ, जब मोर पोलराइजेबल हुआ तो मतलब क्या, वो बैक डोनेशन और अच्छे से कर पाएगा, ज्यादा एरिया घेर पाएगा, बैक डोनेशन अच्छे से कर पाएगा। ये तो एक तरीका हो गया, इसको कॉपी में नोट कर लो, लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया तो क्या हो गया, रिपल्शन होने लगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर होल्ड बढ़ेगी, न्यूक्लियर होल्ड बढ़ेगी तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास थी वो अब और नहीं जाना चाहेगी। बट अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता तो पहले के भरे हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनसे रिपल्शन होगा, तो बाहर से ये जो आ रहा है मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन वो उसको नहीं रखना चाहिए, तो वो क्या करेगा, जा तू बैक डोनेशन में जा, क्योंकि तुम नेगेटिव चार्ज के थ्रू आए हो, तुम जाओ वापस बैक डोनेशन करके कार्बोनिल के पास। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास अगर मेटल है, मेटल के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ी हुई है, मेटल के ऊपर अगर हमारे देखो ऊपर लिखा है, अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये फंडा समझ में आया, क्योंकि हमारे पास जो मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, सामान बहुत सारा है, लगेज बहुत सारा है, और वहां सामने वो देख रहा है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़े हैं कार्बोनिल के, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा देगा। अब जिसके मेटल के पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो वो तो दे ही नहीं पाएगा, तो जिसके पास जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो बैक डोनेशन करेगा, ठीक। ये फंडा क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने देख लिया इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, सीआर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमें एक बात तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी वेनेडियम के ऊपर है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो पहला जो मैं ऑर्डर लिखता हूं, मैं पहला ऑर्डर लिखता हूं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑर्डर लिख देता हूं, यहां पे पहला ऑर्डर लिखता हूं, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिखता हूं ओवर मेटल। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर मेटल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चे किसके ऊपर है, वेनेडियम के ऊपर, सबसे ज्यादा वेनेडियम के ऊपर। मैं एबीसी के टर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैं मेटल के टर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे वेनेडियम के ऊपर है सबसे ज्यादा, क्योंकि वेनेडियम के ऊपर माइनस चार्ज है। फिर उसके बाद क्या है, क्रोमियम के ऊपर, क्रोमियम के ऊपर क्यों है सर, क्योंकि क्रोमियम के ऊपर 0 चार्ज है। और सबसे कम किसके ऊपर है, Mn के ऊपर, क्योंकि प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब क्या है, वो ऑलरेडी अपनी इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, तो अब वो बैक बॉन्डिंग में तो कम ही दे पाएगा ना, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या है, मैंगनीज, मैंगनीज के ऊपर क्या है, क्योंकि प्लस चार्ज, ठीक। ये बात हमें समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर समझ में आ गया तो हमें बैक डोनेशन का ऑर्डर समझ में आ जाना चाहिए। कैसे हमें समझ में आना जाना चाहिए, हमें यह बात पता है कि अगर मेटल है और इधर क्या, ये कार्बोनिल ऐसे करके ये बना हुआ था, जितना ज्यादा ये देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा उतना ज्यादा ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और ये बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा उतना ये बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। हमको ये बात पता है कैसे होता जाएगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड फॉर्मेशन जब यहां पे ज्यादा होगा तो कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इधर से बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करेगा सी और ओ के बीच में।
तो जब इधर बॉन्ड बनेंगे बढ़ेंगे तो यहां घटेंगे और टूटेंगे, है ना, ये बात है। तो यही चीज इसके फॉर्म में अगर लिखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, तो बैक बॉन्डिंग का अगर हम देखें, बैक बॉन्डिंग किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं हम लोग, मेटल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। तो बैक बॉन्डिंग का बच्चे क्या ऑर्डर आ जाएगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, मतलब वेनेडियम सबसे ज्यादा देगा बैक बॉन्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्रोमियम, फिर उसके बाद हमारा मैंगनीज, ठीक, ये बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब बैक बॉन्डिंग यहां पे वेनेडियम में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग है, मतलब क्या है, ये वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे सबसे ज्यादा दे रहा है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब मेटल कार्बन के बीच की जो स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड ऑर्डर है, सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, यहां पे बढ़ा रहा है। समझ में आया? तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं लिखूं, बॉन्ड ऑर्डर लिखूं, बॉन्ड ऑर्डर लिखूं किसके किसके बीच का, मेटल और कार्बन के बीच का लिख रहा हूं, ये चीज देखने वाली बात है, मेटल कार्बन के बीच का लिख रहा हूं, तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर हमारा सबसे ज्यादा किस में होगा, जिसमें वेनेडियम है, और वेनेडियम किस कॉम्प्लेक्स में है, हमारे बी में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रोमियम वाले में होगा जिसमें है सी, और सबसे कम किस में होगा, ए में, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर होती हुई, है ना, ये बात हमें क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन से कितने सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ रहे हैं। पहला कौन सा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का समझ में आया, दूसरा बैक बॉन्डिंग का, तीसरा बॉन्ड ऑर्डर, वो भी कौन सा, मेटल कार्बन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड हमें पता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग जब सबसे ज्यादा होगी तो मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड भी बढ़ेंगे, जब बॉन्ड बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा, बी का आएगा, फिर सी का, फिर ए का, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखवाया, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया, और इसमें मैंने बोला कि जो हमारा क्या, जो हमारा ये है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस में डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर के। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी बच्चे, मतलब फोर्स कांस्टेंट यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहां पे यही फंडा लगेगा, जब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा यहां का है तो मैं बात कर लूं किसका, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और अभी मैं किसकी बात करूंगा, मेटल कार्बन की बात करूंगा, सीओ की बात नहीं कर रहा हूं अभी तक, ठीक है। तो मेटल कार्बन बॉन्ड की अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, तो क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बी के केस में सबसे ज्यादा है, तो बी के केस में मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसके वजह से क्या होगी, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो क्या होगा, बी सी फिर से ए, ठीक, ये बात हमें क्लियर हो गई, ये ऑर्डर भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो बात हो गई मेटल कार्बन के बीच की बात, इसको कौन ध्यान देगा, इसको, कार्बन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये भी आता है, यस। अब आपसे ये चार तो पूछेगा ही पूछेगा, दो ऑर्डर आपसे और पूछ सकता है। पहला ऑर्डर क्या बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर का बनेगा, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ का बन सकता है। यहां पे भी स्लैश करके बॉन्ड स्ट्रेंथ का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर घटेगा वैसे वैसे हमारी क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है जो मैंने अभी यहां नहीं लिखा, क्या है वो, बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ का भी मैं अभी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, पहला स्टेप क्या है, आपको 18 इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं कि सारे के सारे जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी पड़ेगी। मैंने बताया प्लस और माइनस चार्ज के साथ कैसे डील करना है, उस बेसिस में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मिल जाएगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर मिल जाएगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा बैक डोनेशन करेगा। जब बैक डोनेशन सबसे ज्यादा करेगा तो मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा वहां पे बन रहे होंगे। जब वहां पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी तो हमने क्या पता लगाया, हमने पता लगाया कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही होगी। वही चीज मैंने ऐसे करके लिखा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं और कार्बोनिल को लूं, मतलब यहां पे सीओ लिखा होगा, अब की बार
CO लिखा होगा, ऐसे छोटू सा लिखा होता है वहां पे। अगर CO लिखा होगा तो हमें पता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में हो रही थी, बैक बॉन्डिंग वेनेडियम वाले कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा वेनेडियम वाले केस में, तो ये वाला सबसे ज्यादा घट भी रहा होगा वेनेडियम वाले केस में। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर समझो क्या है। मैंने बोला बैक बॉन्डिंग वेनेडियम वाले में सबसे ज्यादा हो रही है, तो जब सबसे ज्यादा हो रही है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ का आ रहा होगा। जब यहाँ पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी तो यहाँ की बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, घट रही होगी, कार्बोनिल की बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब की बार सबसे ज्यादा ए में हो रहा होगा, फिर क्या हो रहा होगा सी में, फिर हो रहा होगा बी में। मतलब ए का मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा ए में क्यों होगा, ए कौन सा था, ए हमारा था Mn वाला, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही थी बच्चे, तो ज्यादातर यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिल रहा था कार्बोनिल के बीच में। फिर उसके बाद सी वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हालांकि यहाँ पे कुछ है इलेक्ट्रॉन, तो वो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो मान के चलो अब की बार क्या हो रहा होगा, 3 से 2.5 के आसपास गिर के आ गया होगा बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनिल के बीच का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेनेडियम वाले कॉम्प्लेक्स की। तो वेनेडियम वाले कॉम्प्लेक्स में तो भाई पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया एज अ बैक बॉन्डिंग, तो क्या हुआ, यहां वाला बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया और यहां वाला बॉन्ड ऑर्डर घट गया, और अब की बार सपोज करो वो 2.5 से घट के कहां 2 तक आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है ना, किस केस में सबसे लीस्ट था, बी वाले केस में सबसे लीस्ट था, वही मैंने लिखा है ACB, ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात समझ में आ गई तो भाई हमें फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी इस बार किसकी, कार्बोनिल की हम बात करेंगे। तो कार्बोनिल के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो यहां पे क्या हमें समझ में आ गया, ए की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद बी। चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई, हो जानी चाहिए थी अभी तक। क्या, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, यहां पे बॉन्ड लेंथ का बता देता हूं। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं, और बॉन्ड लेंथ में भी पहले मैं किसकी बात कर लूं, पहले मैं मेटल कार्बन की बात करूं, मेटल कार्बन की बात करूं, फिर मैं बॉन्ड लेंथ में किसकी बात करूंगा, कार्बन ऑक्सीजन की बात करूं। ठीक है, तो ये क्या ऑर्डर आएंगे, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ इन मेटल कार्बन, मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हमको पता है बॉन्ड लेंथ के केस में क्या होता है, वो बॉन्ड ऑर्डर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर हमारा बढ़ता जाता है, सिंगल से डबल से ट्रिपल होता जाता है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की। तो आइए देखते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर का स्ट्रेंथ ये है BCA, मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा बी में है, सबसे ज्यादा बी में है बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ बी की होगी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बी की। ठीक है, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, सी की, फिर ए की, सी की और ए की। कंफ्यूज नहीं होना, जैसे पढ़ाया है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चीजें समझना। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डायरेक्ट तुम बॉन्ड लेंथ में कूद गए, कूद जाओगे, खत्म हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा, वहीं पे सब चीज कंफ्यूज कर लोगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, सारे आंसर मिल जाएंगे तुम्हें। एक क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर तुमको दिए एक क्वेश्चन से, कितनी बढ़िया बात है। और तुम कहते हो क्वेश्चंस की कमी है, अरे क्वेश्चन समझो, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट तो समझो, कितने अच्छे फंडास हैं, है ना। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। क्वेश्चन तो तुमको एम्पल ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे बुक्स में। ठीक है, अजय कुमार बुक उठा लो, भर भर के क्वेश्चन तुम्हें ऑर्गेनोमेटालिक्स के मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा, तो कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन हमें समझा सकता है पूरा। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बोनिल की बात करेंगे तो ACB आ गई। ठीक है, अब अगर हम बॉन्ड लेंथ कार्बोनिल की बात करें तो हमें कार्बोनिल के केस में बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो हमको पता है बॉन्ड ऑर्डर का कार्बोनिल के केस में क्या था, ACB था। जब ए का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा तो ए की बॉन्ड लेंथ सबसे कम,
ए की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर उसके बाद किसकी, सी की, फिर बी की, फिर उसके बाद सी की और फिर बी की। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे अभी तो देखो यहां पे क्या था, एक ही नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मैंने कुछ किया है। हाँ देखो मैंने यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज दे रखा है। चलो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगी क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब -1 से -2 -3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग का रेट भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो बैक बॉन्डिंग का केस जो होगा वो घटता जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज मेटल के ऊपर क्या करता है, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब उसके ऊपर कम होगी तो बैक बॉन्डिंग क्या कर पाएगा, वो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, किसी और का भी लगेज सामान ले रखा है, तो अपना तो रखेगा ही रखेगा, साथ में ये जो बाहर से लिया हुआ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो भी घर में छोड़ाएगा बैक बॉन्डिंग के फॉर्म में। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब इतना पीछे जैसे हमने ये पूरा ये सब चीजें समझी, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे, पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड करेंगे, और आप लोग वो फाइंड कर लेना, मुझे पता है ये तीनों 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक, तो अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की बात करें, तो हमें पता है यहाँ पे Fe क्या है, यहाँ पे Fe जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, इसको मैं सी नाम दे दूं, और वही ऑर्डर्स में बनाना स्टार्ट करता हूं। Fe यहाँ पे क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe यहाँ पे 2- ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करूंगा। अब यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब क्या है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। -2 है मतलब उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी और ज्यादा है, ठीक है। +2 है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी और कम हो गई है। जब कम हो गई तो बैक डोनेशन का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखूं, सबसे पहले बैक बॉन्डिंग से भी पहले मैं क्या लिख दूं, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिखूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिखूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिखूं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिखूंगा, सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, Fe2-, Fe2-, फिर उसके बाद किसके ऊपर है, Fe0 के ऊपर, फिर उसके बाद किसके ऊपर है, Fe2+, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे चुका है, तो अब की बार बैक बॉन्डिंग के लिए और कम बचेगा। ठीक, फिर अगर मैं बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखूं, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखूं, तो क्या होगा बच्चे, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कौन करेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अभी भी सबसे ज्यादा Fe2+2- करेगा, सॉरी, फिर उसके बाद Fe0 वाला, और सबसे कम कौन कर पाएगा, Fe2+। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर अगर मैं बात करूं, क्या अब हमने ये 2 चीज देख ली, पीछे और क्या मैंने पढ़ाया, बैक बॉन्डिंग के बाद मैंने क्या पढ़ाया, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, और अब केयर किसके बात करूंगा, मेटल और कार्बन के बीच की पहली बात करूंगा। तो मेटल कार्बन के बीच की अगर बात करूंगा, तो मुझे पता है बैक बॉन्डिंग जिसमें सबसे ज्यादा होगी, उसमें क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। देखो यही चीज आया था ना, देखो बैक बॉन्डिंग इसमें सबसे ज्यादा हो रही थी, तो क्या हो रहा था, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आ रहा था, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर Fe2- है, किसमें लिखा हुआ है, बी वाले में लिखा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बी वाले में किसका, मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। ठीक, फिर Fe0 कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ए वाला कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद क्या, सी वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक, ये ऐसे करके आगे। अब बॉन्ड ऑर्डर के साथ ही मैं क्या लिख दूं, बॉन्ड ऑर्डर के साथ ही मैं लिख दूं किसका, फ्रीक्वेंसी का, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। तो मेटल कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड ऑर्डर के। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा था, हमें पता चला बी वाले का, तो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी आ जाएगी सबसे ज्यादा, बी वाले की, फिर ए वाले की, फिर सी वाले की। यही कॉन्सेप्ट है। अब यही कॉन्सेप्ट अगर मैं इधर अप्लाई कर दूं, यहां पे मैं क्या कर दूं, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, किसके केस में, कार्बोनिल के केस में, तो इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है बच्चे, इसका ऑर्डर कैसे होगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो हमारे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्या होगा, कम होगा बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो अब की बार बी का सबसे कम, उससे ज्यादा किसका, ए का, उससे ज्यादा किसका, सी का।
सबसे ज्यादा आपकी बार सी का हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। क्यों सी का हो जाएगा? क्योंकि हमको देखो इसको देख के भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है। बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है तो मतलब क्या है, मेटल और कार्बन के बीच में अभी भी सिंगल बॉन्ड ही रह रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मोर और लेस ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ गया? सी का आ गया, अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की कार्बोनिल की, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे भी आ जाएगा क्या? यही ऑर्डर आ जाएगा, BAC। ये सब चीजें क्लियर हो गई। बॉन्ड लेंथ का तुम अपने मन से निकाल लेना, बॉन्ड ऑर्डर का पता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करो। अभी तो ये बात हुई थी सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड की, ठीक है, बट अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल के अलावा कुछ और प्रेजेंट होता है तो उसके साथ हम लोग कैसे डील करते हैं? तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, और जो आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो कौन सा लिगेंड है? हमारा PR3 लिगेंड। PR3 लिगेंड, हेडिंग बना लो। PR3 लिगेंड क्या होता है? हमारा फॉस्फीन लिगेंड होता है। फॉस्फीन लिगेंड होता है। इसका हमें क्या देखना है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी देखनी है, डोनर एबिलिटी की। क्यों देखनी है सर? इसलिए देखनी है क्योंकि ये क्या है? लीगेंड है। ठीक है, अब लीगेंड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। किसको? मेटल को। अब मेटल को वो कितनी एक्सटेंड तक अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वही चीज हम लोग को मेजर करनी है ना। मतलब मेरा कहने का ये है कि उसके पास खुद के तो इलेक्ट्रॉन थे ही थे मेटल के, जैसे अभी हम लोग चार्ज के साथ डील कर रहे थे कि नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब बाहर से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी बढ़ गई, तो क्या बैक बॉन्डिंग और बढ़ जाएगी, है ना। वही चीज यहां पे है। अगर हमारा PR3 जो ग्रुप है वो उसकी डोनर एबिलिटी बहुत हाई होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे दे रहा होगा। किसको? अपने मेटल को दे रहा होगा। तो अब की बार मेटल में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी। जब बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जैसे जैसे मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, उसकी स्ट्रेंथ घटेगी। ये बात हमें समझ में आ रही? यही चीज मैं यहां लिख देता हूं, अपनी अपनी कॉपीज में नोट कर लेना। क्या मैं लिख देता हूं? मैं लिख देता हूं, अगर यहां पे मैं बात करूंगा सबसे पहले डोनर एबिलिटी की। डोनर एबिलिटी की पीछे क्वेश्चंस लेके आए हो, अभी सब समझ में आ जाएगा। डोनर एबिलिटी की बात करता हूं, तो डोनर एबिलिटी अगर क्या हो? DA, मैं डोनर एबिलिटी लिख दे रहा हूं। डोनर एबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होगी, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? हमारे ऊपर क्या हो रहा है? मेटल के ऊपर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। अब जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मतलब क्या है? मेटल बैक बॉन्डिंग, मेटल बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। मेटल बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस जब मेटल बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो क्या हो रहा था? मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था। बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच का? मेटल और कार्बन के बीच का बढ़ रहा था। जब बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन के बीच का बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। किसके बीच की? मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। और जब मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही थी तो हमारी क्या हो रही थी? फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही थी। किसकी? मेटल कार्बन बॉन्ड की। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि डोनर एबिलिटी काफी ज्यादा रोल प्ले करेगी, और यहां पे हमें ये चीज समझ में आ गया कि ये PR3 लिगेंड जो होने वाला है इसकी अगर डोनर एबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 8 सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगाएंगे और मैं एक आपको ऑर्डर दे दूंगा, उससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। देखो आप लोग बच्चे क्या करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने को एक बिल्कुल अलग ही टास्क मानते हो। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तब भी बेकार है, और सिर्फ अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर रट रहे हैं तब भी बेकार है। हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी समझ में आना चाहिए, साथ के साथ क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना। ठीक है, तो डोनर एबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो क्या करेगा? मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो मेटल की बैक बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी होगी वो बढ़ेगी, और मेटल की बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी जब बढ़ेगी तो मेटल
और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और हमने फॉर्मूले में देखा था बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। ठीक, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब यहां पे हमें ये मोटी मोटी बात क्लियर हो गई, तो दूसरी बात हम यहां पे और क्या लिख सकते हैं? दूसरी बात यहां पे हम लोग डोनर एबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, बस इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैं भी क्लियर कर रहा हूं। क्या? डोनर एबिलिटी ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में? अगर हमारे पास PR3 दिया गया है तो आर सब्स्टिट्यूएंट वहां पे क्या होगा, तो कितनी उसकी डोनर एबिलिटी होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, आर सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? तो एक ऑर्डर आप नोट कर लो आज की तारीख में। क्या वो ऑर्डर है? सबसे पहले आता है एल्काइल, फिर आता है एराइल, फिर आता है एल्कोक्साइड, फिर आता है हैलाइड। ठीक है, नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है। मतलब क्या है, एल्काइल की बात करेंगे तो जैसे हमारे पास CH3 मतलब इथाइल मिथाइल ये सब ग्रुप होते हैं, तो इसका कैसे बनेगा? जैसे कि PCH3 का होल थ्राइस। ठीक, ऐसे करके बनेगा, हमको ये बात पता है। ठीक, फिर उसके बाद एराइल की बात करेंगे तो हमारा कौन सा लीगेंड आ सकता है? फिनाइल लीगेंड आ सकता है, PPH3, PPH3 का, हाँ PPH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास फिनाइल लीगेंड हो गया, जो कि एराइल की उसमें आता है। फिर अगर एल्कोक्साइड की बात करेंगे तो एल्कोक्साइड में क्या हो सकता है? POMe या OCH3 लिख दो, इसका होल थ्राइस। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। PH3 अगर इसको बाहर करके लिखो, हो सकता है बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, PH का होल थ्राइस। ठीक, अब क्लियर हो गया? ठीक है, PPH3, फिर और क्या? POCH3, इसको कहते हैं एल्कोक्साइड। और सबसे लास्ट में क्या आता है? जैसे कि हमारे पास फ्लोराइड लिगेंड जब दिए गए हों, फ्लोराइड क्लोराइड मतलब ये हैलाइड वाले लिगेंड दिए गए हों, तो आएगा। तो कैसे हमें पता चल रहा है डोनर एबिलिटी के बारे में? तो आइए देखते हैं। देखो, जो हमारे पास मिथाइल इथाइल ये सब R ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसमें आपको पता है वो कौन से इफेक्ट शो करते हैं? +H इफेक्ट शो करते हैं, +I इफेक्ट शो करते हैं, है ना? तो ये सब क्या डोनेटिंग एबिलिटी रखते हैं। तो इसलिए जब ये हमारे फॉस्फोरस के साथ जुड़े होंगे तो ये जो लीगेंड बनाएंगे उसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए बिल्कुल बेताब बैठा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से। ठीक है, फिर उसके बाद इससे कम इसकी क्यों हुई? क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है रिंग रेजोनेंस, रिंग रेजोनेंस, रिंग रेजोनेंस हमें देखने को यहां मिल रहा है। रिंग रेजोनेंस से क्या हुआ? मतलब क्या, इसके खुद के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है। भाई रेजोनेंस भी तो एक हमारा स्टेबल क्राइटेरिया है ना, स्टेबिलिटी बढ़ाता है ना, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है ना? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसके कंपैरिजन में डोनर एबिलिटी इसकी कम है, क्योंकि रेजोनेंस में भी हमारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ठीक, फिर बात आती है OCH3 की। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या है? हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखे है, वो बाहर नहीं जाने दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, और वो भी क्या है? अभी यहाँ पे कम है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं हैलाइड्स की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है अपने, ये कहेंगे नहीं ये मेरा लगेज है मैं अपने ही घर पे रखूंगा, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है मैं अपने पास रखूंगा, सबसे कम डोनेट करते हैं ये। तो डोनर एबिलिटी सबसे कम किसके केस में होती है? हैलाइड के केस में, उससे ज्यादा एल्कोक्साइड के केस में, उससे ज्यादा एराइल के केस में, और सबसे ज्यादा हमारे किसके? एल्किल के केस में। ठीक, अब बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ गया, सर यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस लिख रखा है आपने, अगर यहाँ पे ऐसे ना लिख के इसके बीच में हो हमारे पास PCH3 का होल थ्राइस और PET का होल थ्राइस, या फिर मैं ऐसे लिख दूं CH2 CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, तो हमको क्या पता है किसका +I इफेक्ट ज्यादा होता है, किसकी डोनेशन इंटेंसिटी ज्यादा होती है, टेंडेंसी ज्यादा होती है? वो होती है हमारे इथाइल की।
तो जो हमारा डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा शो करेगा वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, डोनर एबिलिटी में आगे हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रेंड है ना, ये वाला ट्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसको नोट कर लो। इससे क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्टली हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई, इसको बढ़िया से नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डोनर एबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डोनर एबिलिटी ऑर्डर में क्या हमें नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है फॉस्फोरस के साथ 3 मिथाइल जुड़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फॉस्फोरस के साथ 1 फिनाइल 2 मिथाइल जुड़े हैं, फॉस्फोरस के साथ 2 फिनाइल और 1 मिथाइल जुड़ा है, और फॉस्फोरस के साथ हमारे पास क्या जुड़े हैं, 3 फिनाइल जुड़े हैं, है ना। तो अब यहाँ पे केस क्या होने वाला है देखते हैं। हमें पता है सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी कौन रखते हैं, एल्किल वाले रखते हैं, इसका मतलब ये वाला सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल है, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक, कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन, देखो आया हुआ एग्जाम में, इसलिए 4 ऑप्शन बने होंगे, ऑर्डर्स लिखे होंगे। ठीक, 3 एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, 2 एल्काइल और 1 एराइल ग्रुप है। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ पे 1 एल्काइल है, यहाँ पे 1 एल्काइल है और 2 एराइल हो गए। अरे, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो 3 एराइल हो गए, यहाँ पे तीनों के तीनों एराइल हो गए। तो बस यहीं से आंसर हमें मिल गया। जिसके पास एल्काइल जितने ज्यादा उतना ज्यादा क्या करेगा, डोनर एबिलिटी उसकी होगी, है ना। तो सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी बच्चे, PeMe3 की। फिर उससे कम किसकी होगी, PeMe2PH की, क्योंकि इसमें एक Me हट के सिर्फ और सिर्फ PH लगा है ना। ये बात हमें क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी वही केस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 Me हट के 2 PH लग गए, है ना। तो यहाँ पे और उसकी डोनेशन एबिलिटीज की घट गई, क्योंकि अब के बाद जो इलेक्ट्रॉन है पहले एक रिंग में रेजोनेंस शो कर रहे थे, तो ऐसा था कि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो है देने के लिए, लेकिन एक रिंग भी है, तो एक रिंग में रेजोनेंस करा रहे थे। यहाँ पे क्या है, 2 में करा रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या है, तो 3 में करा रहे हैं, तो बिल्कुल ही नहीं देगा, है ना। तो कंपैरिजन अगर हम इसका करने जाएं तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, डोनर एबिलिटी का सबसे ज्यादा फर्स्ट देगा, उसके बाद सेकेंड देगा, उसके बाद हमारा थर्ड देगा, और सबसे लास्ट में हमारा फोर्थ देगा। ये ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी बात करें। भाई कितना सिंपल है, अभी तक तुमने सॉल्व भी कर लिया होगा। जब मैं ऊपर आंसर लिख रहा था तुमने इतनी देर में ये सॉल्व कर लेना चाहिए था। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो हमको नजर आ रहा है ये फॉस्फोरस है और ये फिनाइल है। ठीक है, ये ऐसे करके लिगेंड तीनों में हमें नजर आ रहा है, बट एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए गए, और हमको नजर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट में भी इधर CH3 लगा रखा है, इधर F लगा रखा है। जब यहाँ CH3 लगा रखा है मतलब ये क्या है, ये एल्किल है, और ये क्या शो करेगा बच्चे, ये क्या शो करता है, ये +I इफेक्ट शो करता है, +H इफेक्ट शो करता है ना। तो जब ये +I+H इफेक्ट शो करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और डोनेशन एबिलिटी बढ़ा रहा है, ये और धक्का दे रहा है, ये इस रिंग के बाहर दे रहा है इलेक्ट्रॉन की, और जाओ जाओ फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, ये डोनेट उतने अच्छे से करेगा अपने मेटल को, है ना। ये बात हमें क्लियर हो गई। ये क्या है, ये हमें पता है, ये -I इफेक्ट दिखाता है रिंग में। जब ये -I इफेक्ट दिखाएगा तो मतलब क्या है, अब की बार, पहले तो एक तो रिंग का बवाल था, रिंग नहीं जाने दे रही थी बाहर इलेक्ट्रॉन, भाई 3 रिंग लगी हैं तीनों में, ये वाला केस है। इसी में एक PH3, मतलब तीनों PH3 में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, 3 F लगे हैं। 3 F क्या कर रहे होंगे, पहले तो PH3 मतलब PH3 जो था वो नहीं जाने दे रहा था, अब हर PH में एक एक फ्लोराइड लगा दिया, एक एक फ्लोरीन एटम लगा दिया, तो वो तो और नहीं जाने देगा। तो अब की बार क्या होगा, इसकी सबसे कम हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि -I इफेक्ट लग रहा है। तो यहां मैं ऑर्डर लिखूंगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा डोनेटिंग एबिलिटी किसकी होगी, सेकंड वाले की, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेकंड वाले की। ठीक, फिर उसके बाद क्योंकि वो क्या है, वो है हमारा लेने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट ये क्या है, ये हमारा न्यूट्रल है, ना इसमें विड्रॉइंग लगा है ना डोनेटिंग। डोनेटिंग वाला तो सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है, वो और अच्छे से डोनेट करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा,
थर्ड वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कहाँ आया हुआ था? ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में आया हुआ था, सीएसआईआर नेट, गेट या जैम में किसी में आया होगा। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ तो अलग होगा, बढ़िया सा क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। VCO की बात कर रहा है, विल बी मोर इन, मतलब कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, किसमें ज्यादा होगी। ठीक है, और हमें कुछ आइडिया यहाँ पे नहीं दिया है इसने। मतलब क्या है? मतलब यह है कुछ चार्ज की तो बात नहीं कर रहा है। तो हमने सबसे पहली स्लाइड में क्या बोला था? एक तो तुम क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो। मैंने बोला था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करनी थी? हमें पता चल रहा था कि हमारे पास जो लीगेंड लगे हैं, अच्छा हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमें जरूरत ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की क्यों पड़ी? क्योंकि हमको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, हमें नहीं नजर आ रहा है। तो चार्ज होता भी है तो हम लोग क्या करते थे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे ना। ये देखो, ये पीछे जाओ, ये पीछे, इधर पीछे और इधर। जब इधर हम आए थे तो हमने ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर चार्ज था तो हम लोग क्या कर रहे थे? मेटल के ऊपर चार्ज निकाल रहे थे, फिर उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल ले रहे थे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन में अब की बार बोला नहीं गया लेकिन दे दिया गया कि यही फंडा अपनाओ। गेट का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि VCO फाइंड करना है, VCO फाइंड करना है। ठीक है, आइए VCO फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मेटल कहाँ पे बिलोंग करता है। तो देखते हैं पीरियोडिक टेबल, SCTIV, और हमको पता है ये कहाँ पे आता है? जिरकोनियम Zr यहाँ, फिर उसके बाद हॉफनियम, ऐसे करके आता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S2D2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में। ठीक है, ये बात हमें पता लगी। बस हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि Ti कहाँ आता है, हमें इससे और कोई मतलब नहीं है। ये मैंने ऐसे करके तुम्हें बता दिया था। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई कि हमारा Ti कहाँ आता है। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़ें और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिखता है हमें? हमें ये पता है ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। कार्बोनिल हमारा क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? कार्बोनिल और PET3 हमारे क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। हमारे क्या? न्यूट्रल लिगेंड है। और हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वो हमारा -2 चार्ज देगा, वो हमारा -2 चार्ज देगा। भाई बॉन्ड ब्रेक करोगे उसके ऊपर -2 चार्ज आएगा ना। ठीक है, ये बात हमको पता है। अब जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने जाएंगे तो हमको पता है जिरकोनियम को हमने X लेट कर लिया, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 0 0 0। तो लिखने की जरूरत है नहीं, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता है। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर -2, मतलब -2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी, x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? +4। मतलब क्या है? मतलब ये है Zr, मतलब जिरकोनियम हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? थोड़ा सा फास्ट हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कितना कंसेप्चुअल है। हमें पता है कार्बोनिल और PET3 लिगेंड हमारे क्या होते हैं बच्चे? न्यूट्रल होते हैं। जब ये न्यूट्रल होते हैं तो हमको ये बात पता है ऑक्सीजन क्या? -2 चार्ज रखता है। जब ऑक्सीजन हमारे ऊपर -2 चार्ज रखता है तो क्या हो गया? x -2 कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? x -4। जैसे x -4 हुआ तो हमें क्या पता चल गया? x +4 आ गया। x +4 से क्या हमें पता चल गया कि जिरकोनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। मतलब ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन दे चुका था। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, इसने 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए इस कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये हमें पता है कार्बोनिल, कार्बोनिल हमको पता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल होता है, ये बात हमको पता है। दूसरी बात हमको क्या पता है? ये क्या है? CP रिंग है। ये CP रिंग है, ये कैसे एग्जिस्ट करती है? ये ऐसे एग्जिस्ट करती है, ऐसे 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 ऐसे, इधर इधर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये कितना चार्ज देती है? -1 चार्ज देती है। एरोमेटिक रिंग होती है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, फिर उसके बाद अपना बॉन्ड बनाती है। ये बात हमको पता है। ये ईटा 5 में लगी हुई है, ये भी तुमको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ईटा 5 में लगी, ईटा 3 में। अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो हम लोगों को पता चल गया कि जो CP रिंग है वो कितना? -1 चार्ज डोनेट करती है।
-1 चार्ज डोनेट करती है। जब ये -1 चार्ज डोनेट करेगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Zr की मैंने क्या ले ली, x ले ली, ठीक है। कार्बोनिल की क्या होती है, 0, तो 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो इसकी क्या हो गई -1, इसकी क्या हो गई -1, -1 इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल चार्ज तो कुछ है नहीं, इसको मैंने फाइंड किया तो x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, +2। x इज इक्वल्स टू +2 आते ही हमें पता चला Zr अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Zr अपनी +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, मतलब क्या है, मतलब ये है इसने सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे रखे हैं, s वाले दे दिए होंगे, d वाले बचा रखे होंगे। इसीलिए यहां पे क्या बोला गया, D से पाई स्टार में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है। ये उसका केस है, तुम्हें नजर आया, लाइव केस नजर आया है ना। देखो Zr2+ है, इसने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, s2d2 थी। जब इसको ये क्या है, Zr की है, Zr2+ की बात करेंगे तो हमारा बाहर की तरफ क्या होगा, देखो ये क्या है भाई, उसमें होता है 3d4s, तो इसमें क्या होता है 4d5s, तो 5s है, तो ये बाहर है। जब ये s है तो s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो s क्या हो गया, s में 0 हो गया, d में क्या 2 पड़े। ये कहां चले जाएंगे, ये पाई स्टार ऑफ मेटल, ये पाई स्टार ऑफ मेटल में क्या हो जाएंगे, बैक डोनेशन हो जाएंगे, बैक डोनेशन, बैक डोनेशन, ठीक है, बैक डोनेट हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, बैक बॉन्डिंग दे रहे थे, सॉरी पाई स्टार ऑफ मेटल नहीं, पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल के पाई स्टार में चले जाएंगे, कौन से, मेटल के d ऑर्बिटल वाले बचे हुए इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या नजर आया, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था, यहां पे +4 चार्ज आ रहा है, यहां पे +2 चार्ज आ रहा है, और हमने प्रूव कर दिया कि +4 चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों, ज्यादा है। जब हमने इसको प्रूव कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर बैक डोनेशन होगा। मोर बैक डोनेशन होगा मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस केस में हमारा क्या हो रहा होगा, इस वाले केस में हमारा मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर घट रहा होगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर घट रहा होगा, तो VCO की बात करेंगे तो वो क्या हो रही होगी, घट रही होगी। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने देखा कि इसमें ज्यादा है, भाई ये +4 है, इसमें तो और कम है। जब और कम है तो ये बैक डोनेशन तो कर नहीं पाएगा, जब ये बैक डोनेशन कर नहीं पाएगा और ये बैक डोनेशन कर पा रहा है, बैक डोनेशन जब कर रहा है तो मतलब क्या है, हमारा मेटल बैक डोनेशन करके पाई स्टार ऑफ कार्बन में डाल रहा है अपने इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन डाल रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, जब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ का बढ़ेगा मेटल कार्बन का, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। जब बॉन्ड ऑर्डर घटता है तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है तो क्या मैंने बोला था, मैंने फॉर्मूला दिखाया कि हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटती है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या होगी बच्चे, इस केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब इस केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, VCO विल मोर इन, तो ज्यादा किसमें थी, ज्यादा इसमें थी, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ठीक है, इसको बढ़िया से नोट कर लो। देखता हूं आगे और क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, क्या लिखा है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, VCO विल बी हायर इन, VCO किस में ज्यादा होगी, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या है, यहां कुछ अलग ही फंडा हमें नजर आ रहा है, ये वाला जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट मोर और लेस क्या है, बराबर है। ठीक है, MnCO3 दोनों में बराबर है। ठीक है, हमें यहाँ कोई टेंशन नहीं लेनी, हमें टेंशन लेनी है इसकी, इस लीगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, इस लीगेंड को हम लोग बोलते हैं CP स्टार लीगेंड, और इस लीगेंड को हम लोग बोलते हैं CP। नोट कर लो, ये भी थोड़ा सा जीके बढ़ जाएगी तुम्हारी भी। ठीक, इसको CP स्टार बोलते हैं। यहाँ सब जगह क्या लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हैं। जब यहाँ मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और अच्छे से डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और अच्छे से डोनेट कर रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे मेटल के ऊपर क्या है, यहाँ पे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जब यहाँ पे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ेगी। जब बैक बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ेगी तो क्या हो रहा होगा, मेटल और जो हमारा लीगेंड है
जो सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो मेटल और जो हमारा कार्बन है उसमें क्या हो रहा होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा। जब इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा, किसका बॉन्ड ऑर्डर, हमारे मेटल और कार्बन की स्ट्रेंथ बोल देता हूं मैं, स्ट्रेंथ बोल देता हूं या बॉन्ड ऑर्डर बोल देता हूं, वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। कैसे बढ़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग बढ़ गई, बैक बॉन्डिंग बढ़ गई तो हमारा मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, और मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो क्या हो गया, हमारे कार्बोनिल का जो बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर था, बॉन्ड ऑर्डर वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और जब इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया तो बच्चे क्या हो गया, VCO क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। किस केस में, इस केस में, कंपैरेटिव टू दिस, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं लगा है, बट यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे मिथाइल लगे हुए हैं CH3, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, वो मेटल आयन में ज्यादा भेज रहा है, ज्यादा भेज रहा है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है तो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है तो एज अ कंपैरेटिव, क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी मेंटेन करनी है तो वो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन के साथ अपना डिक्रीज कर रहा है। और इसको हमने कैसे समझा था, हमने देखा था कि एंटी बॉन्डिंग में जब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा था, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, जब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा क्या, V = 1/2 पाई √K/μ, तो V और K क्या है, हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिससे क्या आया, हमें पता चला कि जब बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो हमारा VCO घटेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का VCO कम आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आंख खोल के पढ़ा करो क्वेश्चन भी, वरना गलत कर लोगे। VCO पूछा गया है कि VMC पूछा गया है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, हाइयर पूछा गया है कि लोअर पूछा गया है, तो हाइयर पूछा गया तो हमने कम वाला निकाला है, तो हाइयर किस में होगा, इसमें होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको बढ़िया से नोट कर लो दोनों क्वेश्चन। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करता हूं। आई होप आप लोगों को कार्बोनिल के पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी देख लिए, कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था मेटल कार्बोनिल और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।